नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा का योगदान और सामाजिक सद्भाव के लिए उनके प्रयास हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। भारत ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन के लिए कड़ा विरोध दर्ज किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 93.09% हुई। जाने माने बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं अतहर सईद। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। श्री नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। राज्यपाल फागू चौहान श्री कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। आज पटना में एनडीए के विधायक दल की बैठक में श्री नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से गठबंधन का नेता चुना गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर एनडीए की संयुक्त बैठक में उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के अलावा बिहार मामलों के प्रभारी भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस और बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल भी बैठक में मौजूद थे। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी भी बैठक में उपस्थित थे। एनडीए के सभी चारों घटक दलों भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के विधायकों ने राज्य में नई सरकार के गठन के बारे में विचार विमर्श किया। उप मुख्यमंत्री पद के अलावा बैठक में विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इससे पहले गठबंधन के दलों भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी ने अपने अपने दल के नेता का चुनाव किया। श्री नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड के विधायकों ने अपना नेता चुना। सुशील कुमार मोदी को आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने भी एनडीए को समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि बिरसा मुंडा सही अर्थों में गरीबों के मसीहा थे। भगवान बिरसा मुंडा ने सिर्फ अपने पारंपरिक तीर कमान से ही बंदूक और तोपों से लैस अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था। दरअसल जब लोगों को एक प्रेरणादायी नेतृत्व मिलता है तो फिर हथियारों की शक्ति पर लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति भारी पड़ती है। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया, बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने यह सब कर दिखाया। वंचितों और शोषितों के अंधेरे से भरे जीवन में सूरज की तरह चमक बिखेरी। प्रधानमंत्री ने झारखंड के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई भी दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा के जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा है कि धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के दमन के खिलाफ जनजातियों को एकजुट किया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा की बहादुरी और दृढ़ निश्चय ने अन्यायपूर्ण औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बहुत सी जनजातियों को प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बिरसा मुंडा को जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। श्री नायडू ने झारखंड की जनता को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वनों की भूमि झारखंड खनिज संपदा की भी धनी है और इस क्षेत्र के लोग राष्ट्र निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। भारत ने शुक्रवार को नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के अकारण उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज किया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के उप उच्चायुक्त को बुलाकर इस महीने की 13 तारीख को जम्मू कश्मीर के कई सेक्टरों में गोलीबारी पर जबरदस्त विरोध दर्ज किया। इस गोलीबारी में 4 नागरिकों की मौत हो गई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया जाना निंदनीय है।
जम्मू कश्मीर में सेना ने आज हवलदार हरधन चंद्र राय, नायक सतई भूषण रमेश राव, गनर सुबोध घोष और सिपाही जोन धाले ऋषिकेश रामचंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। इन सैनिकों ने शुक्रवार को उत्तरी कश्मीर में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। बीबी कैंट श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू और सभी रैंकों के अधिकारियों ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। 13 नवंबर को पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के कई सेक्टरों में संघर्ष विराम का अकारण उल्लंघन किया था। आर्टिलरी रेजिमेंट के हवलदार हरधन चंद्र राय और गनर सुबोध घोष उड़ी सेक्टर में तैनात थे, जबकि मराठा लाइट इन्फेंट्री के नायक सतई भूषण रमेश राव, सिपाही जोनधाले ऋषिकेश रामचंद्र गुरेज सेक्टर में तैनात थे। पाकिस्तानी सेना की अकारण गोलाबारी में इन जवानों को गंभीर चोटें आईं। उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई और निकटवर्ती सैन्य चिकित्सा केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सीमा सुरक्षा बल के कश्मीर फ्रंटियर ने इस हमले में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कुपवाड़ा जिले में पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम के अकारण उल्लंघन में राकेश डोभाल शहीद हो गए थे। कश्मीर फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय में महानिरीक्षक डॉ राजेश मिश्रा ने श्रद्धांजलि समारोह का नेतृत्व किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी और वाल्मीकि समाज के लोग अब वोट डाल सकेंगे और चुनाव लड़ सकेंगे। 1947 से उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं था। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने और नए अधिवास कानूनों से पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों और वाल्मीकि समाज के लोगों को केंद्र शासित प्रदेश में मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है। पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी मुख्यतः जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और उन्हें स्थायी नागरिक नहीं माना जाता था। 1947 में लगभग 5,764 हिंदू और सिख परिवार भारत में आए और जम्मू के विभिन्न भागों में बस गए। इन लोगों को ही पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी माना जाता है। वर्तमान में ऐसे लोगों के 20,000 परिवारों की जनसंख्या 4 लाख से अधिक है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने और नौकरियों के लिए आवेदन करने का अधिकार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। कल राजस्थान के जैसलमेर जिले में ऐतिहासिक लोंगेवाला पोस्ट पर सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में आत्मनिर्भर बनने का फैसला सेना ने किया। सेना के इस निर्णय ने पूरे देश को स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने की प्रेरणा दी। आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बहुत तेजी से कदम उठा रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हमारी सेनाओं ने निर्णय लिया है कि वो 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जो आवश्यकताएं, खासकर हथियार और साजो सामान, उसको अब विदेशों से नहीं लेंगे, भारत में उत्पाद की हुई चीजें ही लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वदेशी हथियारों के कारखानों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने 130 करोड़ भारतवासियों को वोकल फॉर लोकल के सिद्धांत पर अमल करने के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जवानों का शौर्य हर परिस्थिति में विजयी रहा है, चाहे वो हिमालय की चोटियां हो, मरुस्थल का विस्तार हो या घने जंगल अथवा समुद्र की गहराइयां। उन्होंने कहा कि लोंगेवाला में भारत ने असीम शौर्य का परिचय दिया और जब भी भारतीय सैनिकों की गाथा लिखी और पढ़ी जाएगी, इस युद्ध को जरूर याद किया जाएगा। इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी है जो आज भी हर भारतीय के दिल को जोश से भर देती है। जब भी सैन्य कुशलता के इतिहास के बारे में लिखा पढ़ा जाएगा, जब सैन्य पराक्रम की चर्चा होगी, तो बैटल ऑफ लोंगेवाला को जरूर याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल वही राष्ट्र सुरक्षित रहता है जो आक्रमणकारियों और घुसपैठियों से निपटने में सक्षम होता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बढ़ने और परिस्थितियों के बदलने के बावजूद ये नहीं भूलना चाहिए कि सतर्कता ही सुरक्षा की कुंजी है, तत्परता ही प्रसन्नता का आधार है और शक्ति ही विजय का विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि सही उत्तर देने के लिए हमारे पास शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज समझ चुकी है कि भारत किसी भी कीमत पर अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है
और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता। आज दुनिया ये जान रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्टार्टअप सुरक्षा बलों की जरूरत के लिए आगे आए हैं। पैरामेडिकल फोर्सेज से एक के बाद एक इस प्रकार निर्णयों के अनुकूल भारत में भी मेरे देश के युवा ऐसी चीजों का निर्माण करेंगे, ऐसी चीजें बना करके लाएंगे। हमारी सेना के जवानों की, हमारे सुरक्षा बल के जवानों की ताकत भी बढ़ेगी। हाल के दिनों में अनेक स्टार्टअप्स सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे आए। डिफेंस सेक्टर में नौजवानों के नए स्टार्टअप्स देश को आत्मनिर्भरता के मामले में और तेजी से आगे ले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा का योगदान और सामाजिक सद्भाव के लिए उनके प्रयास हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। भारत ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन के लिए कड़ा विरोध दर्ज किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 93.09% हुई और जाने माने बंगला अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 93.09% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या 82 लाख से अधिक हो गई है। देश में नए मामलों की संख्या कुल मामलों का केवल 5.44% है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,79,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान मिले 41,000 से अधिक नए मामलों को मिलाकर कुल मामलों की संख्या 88 लाख को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की प्रभावी रणनीति के सफल क्रियान्वयन से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.47% है, जो विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में न्यूनतम है। पिछले 24 घंटों में 447 नई मौतों को मिलाकर अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या 1,29,635 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8,05,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक देश में संक्रमण के 12 करोड़ 48 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और अन्य अधिकारियों की बैठक में भाग लेने की संभावना है। दिल्ली में कल कोरोना संक्रमण के कुल 7,340 नए पुष्ट मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,82,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने बताया कि अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 4,30,000 से ज्यादा लोगों का इलाज किया जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 7,117 लोग ठीक हुए और 96 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही दिल्ली में मरने वालों की संख्या 7,529 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 44,456 है। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 78 नए मामले प्रकाश में आए और 64 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 95.48% हो गई है।
त्रिपुरा में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 31,919 हो गई है और 30,455 लोग अब तक संक्रमण से उबर चुके हैं। इस समय राज्य के विभिन्न कोविड केयर केंद्रों में 1,079 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कल शाम तक 4,92,251 नमूनों की जांच की गई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 661 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना के मामलों की संख्या 2,57,374 हो गई है। कल 21,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। स्वस्थ होने की दर में मामूली सुधार हुआ है। कल 1,637 और लोगों के ठीक होने के बाद स्वस्थ होने की दर 93.46% हो गई है। इस तरह कुल मिलाकर राज्य में 2,40,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच राज्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज सुबह जारी दैनिक बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड तथा अन्य बीमारियों से 3 और लोगों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 1,404 हो गई है। इस समय राज्य में 15,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 12,000 से ज्यादा मरीजों का घर में ही इलाज चल रहा है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान हैदराबाद में 167 नए मामलों की खबर है। तमिलनाडु में कोविड-19 के मामलों में कमी आ रही है। कल 1,912 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उपचाराधीन रोगियों की संख्या भी कम होकर 17,154 हो गई है। तमिलनाडु में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 96.22% हो गई है। राज्य में पिछले कई सप्ताह से स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या नए संक्रमित होने वाले रोगियों की संख्या से अधिक है। कोविड-19 संक्रमण से चेन्नई सबसे अधिक प्रभावित रहा, लेकिन यहां भी स्वस्थ होने की दर 96% है। राज्य में कोविड-19 की मृत्यु दर 1.51% है, जबकि चेन्नई में ये दर 1.81% है। राज्य में 8 जिलों में 12 लोगों की इस महामारी से कल मौत हुई। एक अच्छी खबर ये भी है कि चेन्नई को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में उपचाराधीन रोगियों की संख्या 1,000 से कम हो गई है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 1,124 नए रोगियों की पुष्टि हुई। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 91% से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र में सभी धार्मिक और पूजा स्थल कल से खोल दिए जाएंगे, लेकिन संबद्ध धार्मिक स्थलों के प्राधिकारियों को कोविड संबंधी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। वे आवश्यक समझें तो स्थानीय स्थितियों के अनुसार इन दिशा निर्देशों में आवश्यक निर्देश शामिल कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों में प्रवेश करते समय जिम्मेदारी के साथ दिशा निर्देशों का अनुपालन करना होगा। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मंदिरों समेत अन्य धार्मिक स्थल कल से खुलने के साथ साथ इन स्थलों के प्रशासन तथा श्रद्धालुओं के ऊपर कई मार्गदर्शक नियमों का पालन करने की कठिन जिम्मेदारी होगी। 65 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग, कोमॉर्बिडिटी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने को कहा गया है। फेस मास्क या कवर का प्रयोग अनिवार्य होगा। वहीं 6 फुट की सुरक्षित दूरी का पालन और धार्मिक स्थल के परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने जूते या चप्पल उचित जगह पर रखकर हाथ और पैर साबुन से धोने होंगे। इन स्थानों के प्रवेश द्वार पर तथा अंदर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक स्थानों में किसी भी मूर्ति, प्रतिमा या पवित्र ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी। प्रसाद या अन्न चढ़ावे को और तीर्थ तथा अन्य पवित्र जल के वितरण या छिड़कावे पर प्रतिबंध होगा। धार्मिक स्थानों के प्रशासन तथा श्रद्धालुओं पर इन नियमों के साथ साथ कई अन्य नियमों का पालन करके सभी को सुरक्षित रखने की काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आज बताया कि अगले जनवरी या फरवरी तक कोविड वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो जाएगी। दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं। उसमें से थोड़े से क्लिनिकल ट्रायल्स में एडवांस स्टेजेस में पहुंच गए हैं। 3-4 हमारे भारत के हैं उसमें, और उसमें से भी 2 तो थर्ड फेज में पहुंच गए हैं। और उस सबके आधार पर हमें उम्मीद है कि जैसे नया साल शुरू होगा 2021, तो पहले महीने में नहीं तो दूसरे महीने में हमारे को निश्चित रूप से वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें कोविड के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि मृत्यु दर कम बनाए रखने के लिए हमें सभी प्रयास करने होंगे।
We have to really continue our fight against COVID-19. This is not the time to say that the war is over. The war is still on, and therefore we have to take all efforts to bring the number of cases down, to save lives, and to do that, every person, every citizen has to have a disciplined behavior. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा 2020 से संबंधित संहिता के तहत प्रारूप नियमों को अधिसूचित कर दिया है। प्रारूप नियमों में कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, सामाजिक सुरक्षा और भवन तथा अन्य निर्माण कामगारों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों आदि से संबंधित उपकर के बारे में संहिता में उल्लिखित प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था है। मंत्रालय ने हितधारकों से इस बारे में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि प्रारूप नियमों की अधिसूचना की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रारूप नियमों में केंद्र सरकार के पोर्टल पर असंगठित कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों आदि सहित आधार आधारित पंजीकरण की भी व्यवस्था है। लोकप्रिय अभिनेता और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सौमित्र चटर्जी का आज कलकत्ता में देहांत हो गया। वे 85 वर्ष के थे। उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पिछले महीने की 6 तारीख को अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालांकि बाद में वो कोरोना से उबर गए थे। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि अन्य बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। सौमित्र चटर्जी ने आकाशवाणी कोलकाता केंद्र में एक उद्घोषक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने सत्यजीत रे के निर्देशन में बनी फिल्म अपुर संसार में अपू का चरित्र निभाकर बड़े पर्दे पर पहली बार कदम रखा था। बीमार होने से पहले वो बड़े और छोटे पर्दे पर सक्रिय रहे। रंगमंच के जाने माने व्यक्तित्व और कवि सौमित्र चटर्जी प्रशंसकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उन्हें बंगाल के सांस्कृतिक जगत की दिग्गज हस्ती माना जाता है। उन्होंने देश और विदेश में कई पुरस्कार हासिल किए, जिसमें पद्म भूषण और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर शामिल हैं। देश के विभिन्न भागों में आज गोवर्धन पूजा का पर्व धार्मिक श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन में बड़ी संख्या में विदेशी और स्थानीय लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में विदेशियों और स्थानीय लोगों के साथ ही देश भर से आए श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन इलाके में मौजूद भगवान कृष्ण के विभिन्न मंदिरों में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। कोविड महामारी के चलते ऐतिहासिक गोवर्धन परिक्रमा की अनुमति इस बार नहीं दी गई है। प्रमुख कार्यक्रम आज केशव देव गोडिया मठ में आयोजित किया जाएगा। लोग अपने अपने घरों में भगवान कृष्ण की पसंद के 56 व्यंजन बनाकर उनका भोग लगा रहे हैं और गाय के गोबर से पहाड़ी नुमा गोवर्धन तैयार कर रहे हैं। इस अवसर पर गोवंश की पूजा करने की भी परंपरा है। चित्रकूट में आज मशहूर लठमार दीवारी और लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा। लखनऊ में सुबह से ही आसमान में पतंगे नजर आने लगी हैं। यहाँ पर दीपावली के अगले दिन जमघट को पतंग उड़ाने की परंपरा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जय जय गोवर्धन महाराज। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में और गिरावट आई है और अब ये अत्यंत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 10 बजे दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 462 दर्ज की गई। सुबह दिल्ली के बहुत से इलाकों में घनी धुंध छाई थी और दृश्यता काफी कम थी।
वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली सफर ने बताया कि दोपहर बाद से वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार होने की संभावना है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में आज पराली जलाए जाने का असर लगभग न के बराबर है और आज ये लगभग 4% है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा का अनुमान है। तापमान 25 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। तापमान 19 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी की संभावना है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम 8 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। जम्मू में बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा का अनुमान है। लद्दाख के लेह में आज हल्की बर्फबारी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में भी बर्फबारी की संभावना है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के आसार हैं। तापमान 3 डिग्री और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। देहरादून में तापमान 13 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गरज के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। चंडीगढ़ में भी बादल छाए रहेंगे। अहमदाबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। गुवाहाटी में आज सुबह कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। विदेश मंत्री ने कल 15वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन की अध्यक्षता आसियान के अध्यक्ष के रूप में वियतनाम के प्रधानमंत्री ने की। ऑनलाइन आयोजित इस सम्मेलन में पूर्वी एशिया के सभी 18 देशों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संबोधन में पूर्वी एशिया सम्मेलन के महत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की और इसे नेताओं के लिए रणनीतिक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान का मंच बताया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता तथा नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था पर जोर दिया। पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल नेताओं को कोविड-19 महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को दिए भारत के सहयोग के बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र में सभी देशों की रुचि बढ़ रही है। यह आसियान का केंद्र भी है। उन्होंने आसियान और भारत के हिंद प्रशांत महासागर पहल के बीच समानता की सराहना की। भारतीय क्रिकेट टीम ने कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद कल सिडनी में अपना पहला आउटडोर प्रशिक्षण सत्र शुरू किया। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 एकदिवसीय मैच, 3 T20 मैच और 4 टेस्ट मैच खेलेगी। तीनों एक दिवसीय मैच 27 नवंबर, 29 नवंबर और 2 दिसंबर को सिडनी में खेले जाएंगे। इसके बाद 3 T20 मैच होंगे। टेस्ट श्रृंखला 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होगी। केंद्र सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत 500 गैर सरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता चालू वित्त वर्ष से अगले 4 वर्षों तक दी जाएगी। योजना के तहत संस्थान में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की मौजूदगी, संस्थान के कोच के स्तर, खेल के मैदान और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता और खेल कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर गैर सरकारी अकादमियों की श्रेणियां बनाई जाएंगी। पहले चरण में 2028 के ओलंपिक की 14 प्रमुख विधाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आज से 7 त्योहार स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। इनमें से 5 रेलगाड़ियां गुवाहाटी सिकंदराबाद, गुवाहाटी पुणे, न्यू तिनसुकिया रांची, गुवाहाटी हावड़ा और अगरतला हावड़ा के बीच चलाई जा रही हैं। 2 अन्य रेलगाड़ियां अगरतला और प्रयागराज के बीच चलेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा का योगदान और सामाजिक सद्भाव के लिए उनके प्रयास हमेशा लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। भारत ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन के लिए कड़ा विरोध दर्ज किया। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 93.09% हुई और जाने माने बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन। इसके साथ ही
दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।